ताउते। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखरात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब से कुछ ही देर के बाद ताउते गुजरात पहुंचने वाला है। इस समुद्री तूफान का ताउते नाम म्यांमार ने दिया है। ताउते का अर्थ है बहुत शोर मचाने वाली छिपकली। इस शोर मचाने वाली छिपकली के चलते मुंबई में तेज हवाओं ने जमकर तांडव मचाया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें लगातार उठ रही हैं। भारी बारिश हुई है और कई इलाकों में पानी भर गया है। अभी मुंबई पर इस तूफान की आफत खत्म भी नहीं हुई है। यहां पर अगले कुछ घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं दक्षिण से जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ रहा है, इसकी ताकत भी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। एक तरफ मुंबई जो लगातार परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात जहां पर परेशानी आने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। अरब सागर में उठा तूफान ताउते। मुंबई से टकराया तो मानो पूरे शहर पर आफत सी आ गई। समंदर में लहरों का शोर उठा और देखते ही देखते पूरी मुंबई काले डरावने बादलों से ढक गई। तेज हवाओं ने अपना तांडव मचाना शुरू किया और रास्ते में आने वाले पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, ऊपर से भारी बारिश मुंबई के लोगों को ताउते तूफान की ताकत का एहसास कराती रही। तूफान के इसी उग्र रूप ने मुंबई शहर की रफ्तार को रोक दिया। दक्षिण के राज्यों से आगे बढ़ा तूफान ताउते मुंबई से टकराते ही अपना असर दिखाने लगा और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में ओल्ड सिटी में उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत पेड़ उखड़ गए। मुंबई में सुबह करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई। कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से बारिश का ये सिलसिला देर तक चलता रहा। तूफान का असर इस कदर दिखा कि दिन में ही पूरे शहर में अंधेरा छा गया। तूफान के साथ लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। हालात कुछ ऐसे बने कि लगा मानो तूफान की मार के बीच समंदर मुंबई की सड़कों तक पहुंच गया है। अरब सागर में उठे तूफान की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इस वक्त हम हैं अंधेरी के सबवे में। हालांकि जो साइक्लोन है वो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी तेज बारिश जो देखिए आप हो रही है। बारिश और सड़कों पर भरे पानी के बीच घरों से निकले लोग तूफान के चलते मुश्किल झेलते नजर आए। मुंबई में ताउते तूफान की ताकत का अंदाजा खार इलाके की इन तस्वीरों से लग जाएगा, जहां बड़ी होर्डिंग भी हवा के तेज बहाव के चलते जमीन पर आ गिरी। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। ताउते तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद रहीं और सुबह से ही समंदर से सटे इलाकों में अपना मोर्चा संभाले रखा लिया है। साइक्लोन मुंबई में क्या असर दिखाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचेस पर एनडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई है। जुहू इलाके में जुहू बीच के पास देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की यहाँ पर टीम आ गई है, जो यहाँ पर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लेके बिल्कुल तैयार है। वहीं सरकार और बीएमसी प्रशासन लगातार लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील करता दिखा। अभी भी तूफान का जोर बाकी है। 3 घंटे के पहले तो ज़्यादा ही जोर था और अपना जो सी वो बहुत ही उसको तूफान पर है। हाँ, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम है, लाइफ गार्ड है, हमारे पुलिस
कर रहे हैं। शहर पर आई इस तूफानी आफत के बीच मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा। महाराष्ट्र के समुद्री तटों को पार कर यह तूफान अब गुजरात की ओर बढ़ गया है, जहां 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार की हवाएं चलने की आशंका है। मुंबई के हाल को देखते हुए गुजरात पर ताउते तूफान के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है, लेकिन अब भी यहां खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने तूफान के असर के चलते मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विद्या पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तूफान का असर ऐसा है, गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है। इस खबर के बारे में विस्तार से आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। सीधे उसका रुख करने वाले हैं। आपको बता दें कि नारदा केस में चारों टीएमसी नेताओं को जमानत मिल गई है। मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी को भी जमानत दे दी गई है, जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। टीएमसी विधायक मदन मित्रा को भी जमानत मिल गई है। आपको बताते चलें कि आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत सुलग उठी थी। ममता बनर्जी सीधे बीजेपी पर हमलावर होते हुए वो पहुंच गई थी सीबीआई के दफ्तर, और वहां पर टीएमसी के नेताओं का भी भारी जमावड़ा था। कार्यकर्ता जमकर हंगामा कर रहे थे। 2 मंत्रियों सहित 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फिलहाल नारदा केस में इन चारों टीएमसी नेताओं को जमानत मिल गई है। विशेष सीबीआई कोर्ट की ओर से यह जमानत दी गई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति अब इस पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन लौटते हैं एक बार फिर से जिस तूफान ने कहर मचा रखा है, अब सीधे उसका रुख करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि किस तरह से यह तूफान चलना शुरू करता है, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 15 मई केरल से चलना शुरू किया था, और उस समय इसकी स्थिति 95 किलोमीटर 90 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 16 मई का 90 से 95 कर्नाटक वहां पर पहुंचता है। वहां पर भी कुछ हिस्सों से हम सब ने देखा किस तरह से कई ऐसे इलाके प्रभावित हुए थे। और उसके बाद गोवा 16 मई को, और यहां पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिर से वो वहां से आगे निकलना शुरू होता है। गोवा में भी किस तरह से तांडव मचाया है इस ताउते ने। और आज हम सब ने देखा, अभी हमने रिपोर्ट भी आपको दिखाई कि 17 मई को मुंबई में इसका तांडव किस कदर देखने को मिला है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई से अब होता हुआ ये पहुंचने वाला है गुजरात, और गुजरात के तट से टकराने की जो टाइमिंग बताई जा रही है वो तकरीबन रात 10 बजे। 173 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात तट पर यह टकराएगा आज रात 10 बजे, यानी कि आगे आने वाला वक्त गुजरात के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ताउते तूफान किस तरह से अलग अलग राज्यों से होते हुए गुजरता हुआ अब गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल मुंबई में किस तरह की स्थिति है, सीधे रुख करेंगे। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, अभी मुंबई में क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हवाएं चल रही है। 8 बजे तक मुंबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, और आप पीछे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से मुंबई में इस वक्त भी माना जा रहा था कि शाम तक बारिश का जोर कम हो जाएगा, तो बारिश का जोर तो कम हुआ है, लेकिन हवाएं अभी भी काफ़ी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है, और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा यहाँ पर बह रही है, जिसके वजह से मुंबई के कई इलाकों में, खास करके मुंबई के जो तटीय इलाकों से जो पास में इलाके हैं वहाँ पर कई झाड़ गिर गए थे, पेड़ गिर गए थे, जिसके वजह से उनको हटाने का काम चल रहा था। कोविड के वजह से पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो सड़क पर नहीं है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पर, मरीन ड्राइव पर, वर्ली सीफेस पर ऊंची लहरें वहां पर आ रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर हवाएं चल रही है। बारिश मुंबई के लिए नया नहीं है, लेकिन इतनी तेज़ी से हवाएं चलना, और साइक्लोन ज़रूर मुंबई के लिए नया है। पिछले साल भी निसर्ग साइक्लोन आया था, लेकिन वो मुंबई के पहले ही उसका जो वो लैंड पर चला गया, और उसके बाद उसका जोर कम हो गया था। अब गुजरात में ये कहा जा रहा है कि गुजरात में जब वो जमीन पर टकराएगा उसके बाद उसका जोर कम होगा, और जो विंड बैंड है उसमें अभी भी मुंबई है, और इसी के वजह से मुंबई में हवाएं तेज चल रही है, और इसी के वजह से एयरपोर्ट बंद है,
और अब भी मुंबई में अलर्ट रखा गया है और कहा गया है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये महत्वपूर्ण जानकारी साहिल आपने दी है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन आगे आने वाला वक्त न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात के लिए, जहां पर तट से वो टकराने वाला है और 8 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच की ये टाइमिंग गुजरात वालों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, मुंबई से तूफान गुजर गया, अब गुजरात पहुंचने वाला है, लेकिन ताउते गुजरात में तबाही मचाए इसके पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को घरों से निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है, यानी कि पूरे के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। गुजरात के वेरावल तट से यह रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मथ रहा है समंदर को। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में बेताबी है शहर में घुस आने की। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर सड़कों पर बहने लगेगा। हवाओं ने मानो ठान लिया है कि सबको छुड़ा ले जाएंगे। ये तस्वीरें गुजरात में वेरावल के समंदर तट की हैं। तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें, ताउते तूफान का असर देखिए, कहर देखिए। साइक्लोन ताउते की अब आहट शुरू हो चुकी है। वैसे में वेरावल का जाडेश्वर करके जो इलाका है उसे खाली करवाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलाके में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं और ये लो लाइन इलाकों में आता है। यहीं से मछुआरे अपनी बोट जो है वो समुद्र में लेके जाते हैं। तो वैसे में आप देख सकते हैं जो कि वेरावल के और यहाँ के डिफेंस की जो टीम है यहाँ पे वो लगातार ये घोषणा कर रही है कि चक्रवात आने वाला है, इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। इस पूरे इलाके में जो मछुआरे हैं उन्होंने अपने बच्चे और ज्यादातर महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो बोट है वो बोट रहने की वजह से उनको अब यहाँ से हटाने का जो काम है वो पुलिस ने शुरू किया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक जो चक्रवात है वो वेरावल और ऊना के बीच में लैंडफॉल हो सकता है, जिसके चलते ये प्रिकॉशंस के जरिए लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम जो है वो जारी कर दिया गया है। मुंबई से निकला ताउते जब गुजरात की ओर बढ़ रहा था तब गुजरात के समुद्री तटों को सुरक्षित करने की कवायदें हो रही थी। देख सकते हैं कि जो वेरावल का समुद्र तट है वो काफी रफ हो चुका है और यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अब लोगों को जो समुद्र के किनारे पे सुबह सुबह आए हुए थे उन लोगों को यहाँ पे खदेड़ने का काम पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरे गुजरात में तैनात कर दी गई है और खास करके जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र तट वाले शहर है, वहाँ पे इस टीमों को तैनात कर दिया गया है। वही कोविड केयर सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो आईसीयू ऑन व्हील है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। साथ ही सभी जो अस्पताल है, जो कोविड के अस्पताल है, उनको बताया गया है कि वो 24 घंटे का ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस लेकर चले। कहीं पे भी सड़क अगर बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो ट्रक्स वगैरह नहीं पहुंच पाएगी तो दिक्कत होगी, जिसके चलते ये कहा गया है कि वो ऑक्सीजन भी 24 घंटे का सरप्लस लेके चले। बिजली के लिए जनरेटर सेट रखाने के लिए कहा गया है। कोशिश की जा रही थी कि ताउते की चपेट में आने से जानमाल का नुकसान ना हो। सबसे ज्यादा खतरा तो इस बात का था कि कोविड के मरीजों को कैसे शिफ्ट किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल में मैडम पहले इन्होंने ये यहाँ पे कुछ रैंडम टेस्टिंग की थी, तो जिन किसी को भी कोविड पॉजिटिव निकले थे उनको कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट किया गया था और रिमेनिंग को फिर वहाँ पे सबको मास्क और सैनिटाइजर के साथ जो है इनको रेस्पेक्टिव सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये भावनगर की तस्वीरें हैं। यहाँ भावनगर पोर्ट पर ये 8 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। यह सिग्नल तब लगाया जाता है जब स्थिति भयावह हो। कांडला पोर्ट पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं। पोर्ट पर होने वाली सारी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
तूफान की भयावहता देखते हुए पोरबंदर में कोविड मरीजों को अस्पताल की बिल्डिंग से जूनागढ़ शिफ्ट किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की माने तो ताउते से बचने के सारे इंतजाम किए गए हैं, घबराने की बात नहीं है। सरकार बधी रीते सज्ज छे अने जे काई स्थिति बनशे एने पहोंची वळवा माटे आपणे बधा प्रयत्नों करवामां आव्या छे। कंट्रोल रूम 24 कलाक 24/7 आपणो चालू छे। तैयारियां कैसी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सूरत में 1899 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जूनागढ़ में सैकड़ों लोगों को सरकारी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है। अमरेली के जाफराबाद इलाके के घर खाली कराए गए हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 41 और एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात हैं। निचले इलाकों में 456 डी वाटरिंग पंप लगाए गए हैं। कई शहरों के शहरी इलाकों से 2126 और ग्रामीण क्षेत्रों से 643 होर्डिंग हटाए गए हैं ताकि किसी तरह का हादसा न हो। तो तैयारियां पूरी है। उम्मीद कीजिए कि ताउते तूफान बगैर जानमाल का नुकसान किए गुजर जाएगा। गुजरात के वेरावल से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का वक्त गुजरात के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय ताउते तूफान वहां तट पर टकराने वाला है। गोपी घांघर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, लगातार तैयारियों का जायजा वहां की सरकार की ओर से लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी जगह जगह पर मुस्तैद हैं। इस वक्त किस तरह की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगी? मौजूदा स्थिति गुजरात में क्या बयां करती है? बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि मौजूदा हालात तो कुछ ऐसे ही है कि जैसे साइक्लोन कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा क्योंकि वेरावल का जो इलाका है वो दीव के बगल में आता है और वहाँ पे जो हवाएं हैं वो तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। समंदर में सुबह से ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इसके अलावा अगर कहे तो एनडीआरएफ, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां काफी ज्यादा है, कोविड का वक्त चल रहा है तो कोविड को लेकर भी सारी तैयारियां की गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है उसे भी डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही जो जवान है, आर्मी के जवान है, उनको भी यहाँ पे करीब उनकी भी 10 से ज्यादा जो टीम है उसे पूरे सौराष्ट्र में डिप्लॉय किया गया है, जिसमें जूनागढ़, राजकोट, मोरबी, वेरावल का जो इलाका है वहां पे इन टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि जब साइक्लोन रात को आए, क्योंकि रात का अंधेरा होगा जब साइक्लोन यहां से टकराएगा तो कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि जैसे ही साइक्लोन टकराएगा उसकी जो विंड स्पीड है वो करीब 150 से लेकर 180 प्रति घंटा रहेगी। तो वैसे में नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा होगा और बिजली गुल होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। तो वैसे में करीब 600 जितनी जो बिजली विभाग की टीमें हैं वो भी पूरे सौराष्ट्र में डिप्लॉय की गई है। और साथ ही मेडिकल की जो टीम है, करीब 700 जितनी मेडिकल टीम को डिप्लॉय किया गया है और अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। ठीक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बात करके आश्वस्त किया है कि अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत रहेगी तो केंद्र सरकार तैयार है मदद के लिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और इस वक्त पंकज खेलकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रत्नागिरी से। ताउते तूफान ने किस तरह का खेल और तांडव मचाया है, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार पंकज अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रत्नागिरी में इस वक्त की स्थिति क्या कहती है? देखिए चित्रा, ये जो ताउते चक्रवात है जो कि अब मुंबई से और आगे निकल चुका है और वहां से रत्नागिरी का जो फासला है 350 या 400 किलोमीटर का ये फासला है। इसके बावजूद भी जो केंद्र बिंदु दूर होने के बाद भी यहाँ पर तेज हवाएं बिल्कुल चल रही है और तेज हवाएं दोपहर के बाद और भी तेज हो गई है। साथ ही साथ लगातार बारिश भी हो रही थी। अब कहीं शाम को बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो देखने को मिला है कि पेड़ उखड़े हुए हैं, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान पिछले साल जबकि जो निसर्ग तूफान आया था उसका। तो उस वक्त जो स्पीड थी हवाओं की तो 120 के करीब थी और अब जो कहा जा रहा है जब ये टकराएगा तो 160 से 175 होगी, तो नुकसान भारी हो सकता है उस इलाके में। यहाँ नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है।
शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। गोपी, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि अब सीधे सीधे ये तूफान पहुंच रहा है गुजरात और वहां के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि अगले कुछ घंटे खासतौर से रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये जो वक्त है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब ताउते तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो भारी तबाही न लाए, इसके मद्देनजर तमाम एहतियाती इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ताउते तूफान ने इसके पहले गोवा और कर्नाटक में जमकर तबाही मचाई थी। गोवा में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, कई जगह बिजली के खंभे गिरे, 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं कर्नाटक में भी कई घर तूफान की चपेट में आने से ढह गए। ताउते ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोवा में ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन छोड़ गया अपने पीछे बर्बादी का मंजर। कहीं जड़ से उखड़ गए दरख्त, कहीं फट गए पेड़, कहीं ढह गए मकान। तेज हवाओं ने यहां करीब 500 पेड़ों को उखाड़ दिया। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और रास्ते बंद हैं। कई जगह बिजली के तार टूट गए हैं। तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का खंभा गिरा, जबकि दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई। 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही। अब यहाँ से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन तौते की वजह से हमने गोवा में बहुत देखी क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं थी। गोवा के हालात पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और हालात की जानकारी दी। गोवा की तरह ही कर्नाटक में भी ताउते ने तबाही मचाई है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी तबाह हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, जबकि भारी बारिश के चलते कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगभग 120 घर ढह गए। कर्नाटक के 6 जिलों पर तूफान का काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। समुद्री तूफान ताउते ने 7 राज्यों को हिला के रख दिया है। पणजी से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तो खेला शुरू हुआ है। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला हो बे का नारा दिया था। चुनाव बीत गया, फिर भी खेला वहां पर जारी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज दिन भर जिस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हंगामा चला है, फिलहाल जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई की ओर से की गई थी उन सभी को जमानत मिल गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह जमानत दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में अब अपील कर सकती है सीबीआई, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नारदा केस में आज सुबह ही ये गिरफ्तारी हुई थी। सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। सूर्याग्नि मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ।
सूर्याग्नि, चारों लोगों को जमानत मिल गई है। पूरे मामले में अब आगे क्या होगा, क्योंकि कुल मिलाकर हम सब ने देखा आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कैसे जमकर हंगामा होता रहा। ममता बनर्जी खुद ही सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी और उन्होंने कहा कि मुझे भी सीबीआई गिरफ्तार कर ले। फिलहाल अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए चित्रा, अगर हम आज पूरे दिन भर की बात करें तो पहले सुबह तृणमूल के जो सीनियर हैवीवेट मंत्री हैं फिरहाद हाकिम और सुब्रतो मुखर्जी, दोनों को सीबीआई द्वारा उठाया गया। उसके बाद मदन मित्र जो लेजिस्लेटर है, एमएलए हैं, उनको पकड़ा गया। और उसके बाद शोभन चैटर्जी जो एक जमाने में तृणमूल में थे, फिर बीजेपी में गए, कोलकाता के पूर्व मेयर भी थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। और इसी बिल्डिंग जहां पे जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, वहां पे उनको लाया गया। सीबीआई की तरफ से एक वर्चुअल केस की हियरिंग हो रही थी, बैंक्शल कोर्ट जिसको सीबीआई स्पेशल कोर्ट कहा जाता है। और वहीं से आज कुछ ही देर पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में इन चारों को बेल जो है वो दे दिया है, जमानत उनको मिल चुकी है। अभी एक दूसरा एंगल इस पे उभर कर सुबह आया जब इंडिया टुडे आज तक ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा के जो स्पीकर है विमान बैनर्जी, उनके साथ बात की। उनका दावा ये था कि ये अरेस्ट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कारण उनका ये, उन्होंने कहा था इंडिया टुडे से कि अगर किसी विधायक को, लेजिस्लेटर को, अगर पुलिस या फिर किसी भी एजेंसी को अरेस्ट करना है, अपनी बात पूरी कीजिएगा। वकील की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में आई है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। 4 लोगों को जमानत मिलने के बाद आप सुनिए वकील की ओर से क्या कहा जा रहा है। এই ক্ষেত্রে জানুয়ারি মাসের স্যাংশন যেটা চিঠি ছিল, গভর্নর ডেলিভারিটলি সিবিআই সেই চিঠি স্টেট গভর্নমেন্টকেও পাঠায়নি, গভর্নর ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আপনারা জানেন যে 3 তারিখ পর্যন্ত চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি, এর আগের টার্মে মমতা ব্যানার্জি চিফ মিনিস্টার ছিল এবং অল মিনিস্টার অফ কাউন্সিল রয়েছিল। 3 তারিখে তিনি রিজাইন করেছেন এবং 5 তারিখে ওথ দেন, তার মানে নতুন গভর্নমেंट। यकीनन टीएमसी के वकील, 4 लोगों को जमानत मिल गई, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, लेकिन कुल मिलाकर आपको बताते चले आज 7 साल पुराने नारदा सिंह मामले में सीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार किया तो ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए और पूरे दिन आज जमकर कोलकाता में चला हंगामा। ये बंगाल का नया खेला है, अकल्पनीय और अविश्वसनीय खेला। इस खेला में ड्रामा है, ट्रेजेडी है, जबरदस्त एक्शन है। जमकर पत्थर चले, जमकर लाठियां चली, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा काटा, उसकी नींव में है सीबीआई का नया एक्शन। दरअसल सीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों और एक टीएमसी विधायक को नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो हैं सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सरकार में मंत्री सुब्रतो मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी। सीबीआई ने इन चारों के घर पर छापा मारा और उसके बाद इन्हें लेकर निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर गई। सीबीआई एक्शन की खबर जैसे ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी, ममता सीबीआई दफ्तर की तरफ कूच कर गई। सुबह 11 बजे ममता सीबीआई दफ्तर पहुंची। उसके बाद 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ गया। ममता सीबीआई के दफ्तर के 14वें फ्लोर पर पहुंच गई। भीतर थी। ये कहते हुए ममता पहुंची थी कि अगर उनकी सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है तो सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार करे। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग हैं निजाम पैलेस, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चैटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, इन चारों की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई बार गेट तोड़ने की कोशिश भी हुई है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस इस वक्त गेट पे तैनात की गई हैं। काफी संख्या में फोर्स यहाँ पर दी गई है। जो टीएमसी प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है और इस तरह की गिरफ्तारी वो लोग सहन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी का तर्क था कि उनके मंत्रियों की गिरफ्तारी के आदेश पर मुहर न तो सरकार ने लगाई है और न ही किसी अदालत ने, तो फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया?
ममता भीतर सीबीआई से सवाल कर रही थी और बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं निजाम पैलेस में हूं, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है उसके बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है लगातार। यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के 14वें तल्ले पर। और ये जो कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। लगातार बाहर में टीएमसी के लगभग 400 से 500 समर्थक मौजूद हैं। और जैसे ही इन चारों को गिरफ्तार करके लेकर यहाँ आया गया था और उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। और इस वक्त देखिए, बल प्रयोग भी हल्का शुरू हो गया है। सेंट्रल फोर्सेस की ओर से लाठीचार्ज शुरू हो गया है। यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है सेंट्रल फोर्सेस की ओर से, और उस तरफ से ईंट पत्थर भी चलने शुरू हो गए हैं। जब तक ममता सीबीआई दफ्तर में जमी रही, बाहर टीएमसी कार्यकर्ता बवाल काटते रहे। यहाँ तक कि इस हंगामे को लेकर खुद को असहाय महसूस कर रहे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित कर एक ट्वीट में धनखड़ ने लिखा, पूरी तरह से अराजकता ही अराजकता। पुलिस और प्रशासन मौन की मुद्रा में है। आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह की अराजकता और संवैधानिक तंत्र की विफलता के नतीजों को महसूस करेंगी। मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही इस विस्फोटक स्थिति को देखने और नियंत्रित करने का समय आ गया है। उधर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी एक्शन में लाठियों की बरसात कर दी। इससे पहले फिरहाद हाकिम के घर पर जब पुलिस ने छापा मारा, तब उनके समर्थक उनके घर पहुंच चुके थे। सीबीआई की गाड़ी जब उन्हें ले जाने लगी तो उनके समर्थक सीबीआई की गाड़ियों के सामने आ गए, लेकिन सीबीआई अधिकारी उन्हें लेकर दफ्तर पहुंच गए। दिन भर कोलकाता में हंगामा चलता रहा। टीएमसी कार्यकर्ता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे थे। ये एक बीजेपी का साजिश है और कहीं न कहीं बंगाल में बीजेपी हार गई है, बुरा तरीका से हार गई है। इसलिए वो बंगाल में अपना एक दबदबा बनाना चाह रही है, जो बंगाल की जनता कभी होने नहीं देगी। बीजेपी सरकार जिस तरह से जो यहाँ पे जो जुल्म कर रहा है, यहाँ पे फिरका परस्त जो ताकत जो फैला रहा है, उसका कभी बंगाल कभी उसका सपोर्ट नहीं करेगी। आज जिस तरह से बिना नोटिस का फिरहाद हकीम को अरेस्ट किया गया है, उसका जवाब दो मोदी सरकार। इस बीच दोपहर 12 बजे सीबीआई ने टीएमसी के चारों नेताओं की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। CBI has today arrested 4 then ministers of government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the incident case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. I am just an advocate. My role is to place my argument before the court and that's all. चारों को ले जाया जाएगा तो आप लोग, हम लोग कोर्ट में ही बोलेगा जो बोलना है ना, हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं। बंगाल चुनाव के बाद नारदा केस का जिन्न बाहर निकलेगा, इसके कयास तो तभी से लगाए जाने शुरू हो गए थे जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई को केस चलाने की अनुमति दे दी थी। सीबीआई ने एक्शन लिया तो इस पर रिएक्शन तो होना ही था। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी का गुस्सा तो सियासत की दुनिया में मशहूर है। वो कई बार अपने फैसलों से चौंकाती रही हैं। आज भी जब सीबीआई ने उनके सिपहसालारों पर हाथ डाला तो दीदी पहुंच गई सीबीआई दफ्तर। कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। ममता तकरीबन 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में ही रही। उधर इस मामले पर सियासत सुलगती रही। हालांकि शाम को सभी नेताओं को कोर्ट से मिल गई जमानत। टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार क्या किया, बंगाल में जैसे आग लग गई। जगह जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किए। कोलकाता के न्यू टाउन में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पुतले फूके। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर फूंक डाले, रास्ता जाम कर दिया। ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद चारों तरफ टीएमसी का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी नेताओं ने इस कार्रवाई को कानून के खिलाफ बताया। This person who is
subjected to each 7 years of maximum punishment. If you are less than 7 years or 7 years cannot be arrested like this. जो घटना हुआ बहुत बुरा काम हुआ है, इसका जवाब हम आइन में देगा। ये कोई गणतांत्रिक सिस्टम नहीं है, जो करता है ये बहुत निंदा का काम है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी तो जैसे अपना आपा ही खो बैठे। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आग बबूला हुए तो भाषा की मर्यादा ही भूल बैठे। আর্গুমেন্ট করব, আমি শুধু একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই, এই গভর্নর ইজ এ হুইমসিক্যাল, এই গভর্নর ইজ এ ব্লাড সাকার। এই গভর্নর একদম মানে একটা মিনিট থাকা উচিত নয়, এ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। এই গভর্নর যে কোনো উপায় চাইছে। नारदा मामले में नेताओं की गिरफ्तारी को टीएमसी कानून के खिलाफ बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी इसे इंसाफ का तगाजा बता रही है, कानून की जीत बता रही है। जो आज गिरफ्तारी हुआ, एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया। इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो नारदा का रुपया खाया उन लोग गिरफ्तार हुआ, इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में हंगामे तो हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इस बार भी यही हुआ। शायद ये भारत की राजनीति में पहली बार हुआ होगा कि सरकार के मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद कोई मुख्यमंत्री इस तरह सीबीआई दफ्तर पहुंचा हो, जैसे ममता बनर्जी पहुंची थी। जिस तरह उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की, उस तरह भी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। ममता बनर्जी करीब 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बैठी रही। ममता बनर्जी के फैसले हमेशा से ही चौंकाने वाले होते हैं और आज भी उन्होंने सबको चौंका दिया जब वो अचानक ही सीबीआई दफ्तर में पहुंच गई। दरअसल इससे पहले फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार करके यहां पर लाया गया था और पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान ममता बनर्जी अचानक 11 बजे के आसपास सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और 14वीं मंजिल पर, जहां पर सीबीआई का ऑफिस है निजाम पैलेस में, वहां पर धरने पर बैठ गई सीबीआई दफ्तर के ठीक बाहर और लगभग 6 घंटे तक ममता बनर्जी यहीं डटी रही। इसके बाद वो अचानक ही यहां से निकल भी गई और इस दौरान जब वो घुसी तब भी मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं की और जब वो बाहर निकली तब भी मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। कैमरामैन तापस बैरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। 7 साल बाद जागा है नारदा स्टिंग मामले का जुर्म। बात 2014 की है। उस वक्त भी बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार थी। तब नारदा पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कथित रूप से ममता सरकार के मंत्री, उनकी पार्टी के सांसद और विधायक भी कैमरे के सामने कैश लेते हुए नजर आए थे और इसका वीडियो आया 2016 में। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री बने फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी अभी अपना महकमा भी ठीक से संभाल नहीं पाए थे कि 7 साल पुराने नारदा स्टिंग का जिन प्रकट हुआ। दोनों मंत्री ही नहीं, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी भी सीबीआई की गिरफ्त में पहुंच गए। नारदा न्यूज पोर्टल ने 2014 में पश्चिम बंगाल में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसने बंगाल की सियासत में तहलका मचा दिया था। नारदा स्टिंग में टीएमसी नेता कैमरे पर कैश लेते हुए दिखाई दिए थे। नारदा न्यूज पोर्टल के अंडरकवर रिपोर्टर्स फर्जी कंपनी के नुमाइंदे बनकर इनके पास पहुंचे थे। टीएमसी के इन नेताओं में कथित रूप से सरकार में मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल थे। नारदा स्टिंग का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसके बाद से ही सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही थी। पिछले साल मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले में सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दी थी। टीएमसी का साफ साफ कहना है कि जो नारदा घोटाला मामला हुआ था उसमें जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो हिडन कैम में जो सबूत सामने आए थे, उस समय शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त बीजेपी में हैं और विरोधी दल के नेता हैं, इसके अलावा मुकुल रॉय जो टीएमसी में थे, इस वक्त बीजेपी में वरिष्ठ पद पर हैं, दोनों को भी घूस लेते देखा गया था, साथ ही साथ इन चारों के। तो इन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इन चारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, इसे ही बदले की कार्रवाई टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। और यहीं पर टीएमसी अड़ी हुई है कि अगर कार्रवाई करनी थी तो सबके खिलाफ करनी थी, सिर्फ टीएमसी के नेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई है। 7 साल पहले नारदा स्टिंग को लेकर पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा हो गया था, तो 7 साल बाद सीबीआई के एक्शन के बाद जमकर हंगामा हुआ।
7 साल बाद इस मामले में हुए एक्शन को नारदा न्यूज पोर्टल के फाउंडर मैथ्यू सैमुअल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम की जीत बता रहे हैं। मैं सबसे बोला था, देखो मैं वेट करने के लिए तैयार है, इसका रिजल्ट के लिए तैयार है, बट उसके लिए टाइम लग गया। सो दिस इज एक्चुअली द फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। एनीवे, फाइनली दे अरेस्टेड and other 2 of the top MLA, they also arrested. टीएमसी सीबीआई की इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बता रही है, तो इसके पीछे भी वजह है। नारदा स्टिंग करने वालों का दावा है कि इसमें सोवन चटर्जी भी शामिल थे। सोवन चटर्जी टीएमसी से बीजेपी में गए थे, लेकिन बाद में टीएमसी में लौट आए। अब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। इस मामले में उस वक्त टीएमसी में नेता रहे मुकुल रॉय का नाम भी आया था। मुकुल रॉय अब बीजेपी में है। नारदा स्टिंग में कथित रूप से शुभेंदु अधिकारी भी फंसे थे। स्टिंग करने वालों का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी भी वीडियो में पैसे लेते दिखाई दिए थे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। The question is, why Subhendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? Justice have to go everyone in same manner. ममता बनर्जी अरसे से केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी समेत सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाती रही हैं। अब उनकी सरकार के 2 मंत्रियों समेत पार्टी के 4 नेता सीबीआई की गिरफ्त में हैं। उनके गुनाह क्या हैं, ये तो सीबीआई की फाइलों में दर्ज है, लेकिन ममता बनर्जी इसे जानबूझकर किया हुआ एक्शन बताकर सियासत करने का मौका शायद ही छोड़ेंगी। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल आज सुबह जिन टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उनको मिल गई है जमानत, लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं से बंगाल में खेला तो अभी शुरू हुआ है। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।